जहां विपक्ष लगातार हमलावर है, तो उधर जयपुर में बीकानेर जमीन घोटाले में रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है और इसी मामले में एक और बड़ा पर्दाफाश हुआ है। ईडी के सूत्रों का कहना है कि एक गवाह से पूछताछ के दौरान जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक लंदन में प्रॉपर्टी खरीदने वाले सीसी थम्पी और वाड्रा की कंपनी की पावर ऑफ अटर्नी रखने वाले महेश नागर के तार आपस में जुड़े हुए हैं। गवाह ने ईडी को बताया है कि दुबई के कारोबारी थम्पी ने हरियाणा के फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम समेत ऐसी कई जगहों पर जमीनें खरीदी है और सूत्रों के मुताबिक सीसी थम्पी को ये जमीनें महेश नागर ने दिलवाई थी और इसके बदले कमीशन भी लिया था। हम आपको यह भी बता दें, महेश नागर लैंड डील में वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट से जुड़ा हुआ था और बीकानेर जमीन घोटाले में वो एक अहम किरदार है। इस बीच वाड्रा से ईडी की पूछताछ आज दूसरे दिन भी जारी है। पहले दिन भी पूछताछ हुई और रॉबर्ट वाड्रा की मां से भी जयपुर में पूछताछ हुई, लेकिन बहुत संतोषजनक जवाब न मिलने के बावजूद तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें जाने दिया गया था और रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ आज दूसरे दिन भी जयपुर में लगातार जारी है। बीकानेर जमीन मसले को लेकर के ईडी की ये पूछताछ। और जयपुर में इस वक्त मौजूद है हमारे सहयोगी भवानी सिंह, हमसे सीधे जुड़ रहे हैं और दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में विक्रांत यादव मौजूद हैं। लखनऊ से अरुण सिंह हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। भवानी, सबसे पहले आपसे यह जानना चाहेंगे, आज ईडी की पूछताछ रॉबर्ट वाड्रा से किन किन मसलों पर? देखिए प्रशांत, रॉबर्ट वाड्रा कुछ ही देर पहले अंदर गए हैं और ये ईडी के दफ्तर में बिल्कुल अंदर के सर्किल में हम लोग खड़े हैं। वो वाड्रा के सामने गाड़ी खड़ी है जी। और इसी लिफ्ट से वो ऊपर गए और दूसरी मंजिल पर इस वक्त पूछताछ अभी शुरू हो चुकी है इस वक्त। और आज की पूछताछ इसलिए अहम है कि 3 कड़ियों में पूछताछ हुई। पहले प्रारंभिक पूछताछ हुई जिसमें डिटेल्स जानी गई कंपनी के बारे में, लैंड डील के बारे में। सेकंड लेवल की पूछताछ हुई जिसमें इससे जुड़ा हुआ जो फर्जरी थी उसके बारे में पूछताछ हुई। आज जो पूछताछ हो रही है वो काफ़ी अहम है, उसमें लिंक के बारे में पूछा जा रहा है। महेश नागर इसमें बहुत बड़ी कड़ी है क्योंकि महेश नागर बीकानेर जमीन खरीद में भी प्रतिनिधि था और जो गुड़गांव के अंदर खरीद हुई उसके अंदर भी। तो महेश नागर के जो लिंक है और इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए इसमें ये कड़ियां ढूंढी जा रही है कि जो पैसा आया था वो पैसा कहां कहां लगा, किन कंपनियों में लगा और कैसे रूट हुआ, उस रूट के बारे में पड़ताल की जा रही है। और इसमें पूछताछ के 2 लेवल है। एक लेवल पे जो ईडी के ऑफिसर्स हैं वो वाड्रा से जैसे ही पूछताछ कर रहे हैं वो जो जवाब दे रहे हैं, एक सेकंड टीम है वेब के अंदर बैठी हुई जो उस इंफॉर्मेशन को, जो उनके पास में एविडेंस है ईडी के पास में, जो गवाहों के माध्यम से, जो इससे पहले जो 2 आरोपी अरेस्ट हुए थे उनसे जो पूछताछ की थी 9 दिन तक, उनसे मिला रहे हैं और मिलाने के बाद में फिर उसके बाद में क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज वाड्रा के सामने ज्यादा मुश्किल होगी। बिल्कुल, आज ज्यादा मुश्किल होगी, लेकिन उनकी पत्नी प्रियंका गांधी वाड्रा भी अपने मिशन पर लगातार आगे बढ़ते हुए और हमारे सहयोगी अरुण सिंह हमसे लगातार जुड़े हुए। अरुण, आपने बात भी की थी कि क्या प्रियंका कह रही थी इस मसले पर। हम अपने दर्शकों को सबसे पहले वो सुनाते हैं जब सवाल किया गया प्रियंका गांधी वाड्रा से और जवाब उनका ये था। ये चीजें चलती रहेंगी, मैं अपना काम कर रही हूँ। अरुण, प्रियंका जिस तरह से कह रही हैं कि वो डरने वाली नहीं है, वो ये सब तो चलता रहेगा, पूछताछ होती रहेगी। किस तरह के तेवर थे, किस तरह की तैयारी दिखाने और जताने की कोशिश थी प्रियंका की इस बयान में? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि प्रियंका गांधी ने सिर्फ बयान ही नहीं दिया कि ये सब चीजें तो चलती रहेंगी, मैं अपना काम करती रहूंगी, और आगे की लाइन उनकी थी कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो ये सिर्फ बयान ही नहीं, उनके कामों से भी आपने देखा होगा कि जब ईडी से पूछताछ रॉबर्ट वाड्रा की होनी थी पहले दिन दिल्ली में, तो भी उनको अपनी गाड़ी में बैठा के ले गई, वो ईडी दफ्तर ड्रॉप किया उनको। यहाँ से रोड शो लखनऊ से किया, फिर जयपुर गई, वहां पर रॉबर्ट वाड्रा को ईडी के दफ्तर पर ड्रॉप किया उन्होंने। और मैं आपको बताऊं कि 16 घंटे की मैराथन बैठक प्रियंका गांधी ने की। कल दोपहर में 1:25 पर वो कांग्रेस के दफ्तर आई थी और आज सुबह मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सुबह 5:25 पर हमने उनसे बातचीत की थी, जो बात आपने सुनवाई है दर्शकों को और दिखाई है। तो प्रियंका गांधी की तरफ से ये दिखाने और बताने की कोशिश है कि वो उत्तर प्रदेश को लेकर काफी संजीदा हैं, संगठन को मजबूत करने के लिए, टिकट बांटने के लिए, उम्मीदवारों के चयन के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अब तक आपने देखा था कि कहा जाता था कि मैराथन बैठ के चलती हैं। कांग्रेस के लोगों का कहना कि अब हमारी नेता भी 16 घंटे लगातार बैठ सकती हैं, लोगों की बात सुन सकती हैं। एक नई उम्मीद, आशा का संचार हुआ है। कई सारे यहाँ पर देखिए, सुबह सुबह मैं आपको तस्वीर दिखाऊं कि 5:30 बजे यहाँ से प्रियंका गांधी निकली हैं और लोग अभी से इंतजार करने लगे कि प्रियंका गांधी वापस आएंगी।
तो एक नई कार्य संस्कृति जो कांग्रेस में विकसित करने की कोशिश है और ये भी दिखाने की कोशिश की है कि गंभीरता है उनके साथ। वो आई हैं उत्तर प्रदेश तो सिर्फ इसलिए नहीं आई हैं कि यहाँ पर आकर के बयान देके चली जाएं। वो जमीनी कार्यकर्ताओं से बात करेंगी, टिकटों के बंटवारे में उनकी हामी होगी। इन सब बातों को लेकर प्रियंका गांधी आज फिर बैठने वाली है कांग्रेस दफ्तर में और आज फिर लगभग 1 दर्जन लोकसभा सीटों पर समीक्षा करेंगी। और ये दिखाई भी दे रहा है जमीनी स्तर पर कि मेहनत की जा रही है कांग्रेस की ओर से, लेकिन ऐसे में सरकार की क्या तैयारी है? विक्रांत, जब सड़क से लेकर संसद तक के घेरने की तैयारी में विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है, सरकार की कोई रणनीति है ऐसे में, जबकि आज 16वीं लोकसभा का आखिरी दिन होगा, कोई स्ट्रेटेजी तैयार हो रही है सरकार की ओर से? देखिए, बिल्कुल अब सरकार को भी मालूम है कि संसद का समय खत्म हो गया है, अब सड़क पर ही उतरना है और लोकसभा चुनाव का समय बेहद कम बचा है। और सबसे बड़ी बात कि सरकार की जो सबसे बड़ी यूएसपी है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी को मालूम है कि उन्हीं के चेहरे पर, उन्हीं के नाम पर वो चुनावी मैदान में जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो सबसे बड़ी चीज छिपी हुई है, जो उनके साथ दिखाई देती है, जो बीजेपी लगातार बनाए हुए है कि प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत ईमानदारी। तो कांग्रेस की एक कोशिश है कि उस पर वो किसी तरीके से चोट करे और पिछली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखेंगे विपक्ष की, खास तौर पर राहुल गांधी की, वो व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री को इसी कारण घेर रहे हैं कि उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी पर चोट करके वो लोगों के बीच उन पर कुछ नुकसान कर सके। लेकिन बीजेपी का अभी भी ये कहना है कि प्रधानमंत्री पर किसी तरह का व्यक्तिगत आरोप या आक्षेप जनता की निगाहों में साबित करने में भी कांग्रेस सफल नहीं होगी। और वो इसी मुद्दे को, राफेल के मुद्दे पर जो जितने भी तथ्य हैं, जिस तरीके से कांग्रेस उनका कहना है कि गलतफहमी फैला रही है, उनको लेकर के अब उनके सांसद विधायक सब मैदान में उतरेंगे। लेकिन ठोस कदम आगे बढ़ाता हुआ दिखाना भी पड़ेगा सरकार को अपनी ओर से। सीएजी की कॉपी और रिपोर्ट पहुंच चुकी है संसद भवन में और इसी मसले पर सदन के भीतर भी और बाहर भी हंगामा हुआ है। ऐसे में क्या आज आखिरी दिन उम्मीद की जाए संसद की कार्रवाई को लेकर? देखिए, संसद जिस तरीके की हालत पूरे सत्र में रहे, इस वाले सत्र में नहीं लगता कि संसद में आज तो क्योंकि आखिरी दिन है, विपक्ष पुरजोर कोशिश करेगा कि सरकार को घेरने की कोशिश करे। और रही बात सीएजी की रिपोर्ट की, तो प्रशांत, सीएजी पर ही सवाल उठा चुकी है कांग्रेस पहले ही। आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें सीएजी की निष्ठा पर सवाल उठाए थे राजीव महर्षि पर, और ये साफ कहा था कि वो वित्त मंत्रालय से जुड़े हुए अधिकारी रहे थे, उन पर तो खुद आरोप है, वो कैसे अपने आप को क्लीन चिट दे सकते हैं। तो ये तेवर साफ ये दिखाते हैं कि कांग्रेस को अब इस सीएजी रिपोर्ट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस का साफ ये कहना है। कल राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया था कि ये सीएजी की रिपोर्ट नहीं बल्कि ये चौकीदार ऑडिटर रिपोर्ट है। तो इस तरीके का हमला वो कर रहे हैं। तो साफ है कि सीएजी की रिपोर्ट के बाद भी विपक्ष के तेवर उसी तरीके के रहेंगे और सरकार जो है एक जरूर डिफेंस लेना चाहेगी कि अब सीएजी की रिपोर्ट भी आ गई है, उसके बावजूद निराधार आरोप विपक्ष लगा रहा है। और विपक्ष पूरी तैयारी में अपने अपने इलाकों से सरकार को घेरने की कोशिश है। ऐसे में सबकी नजर उत्तर प्रदेश पर है। लखनऊ में अरुण सिंह हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अरुण, अगर प्रियंका गांधी से यह सवाल किया जाता है कि क्या अब आपका मुकाबला है प्रधानमंत्री मोदी से, वो जवाब में कहती है कि राहुल है मुकाबला करने के लिए, किस तरह का संकेत देने की कोशिश है? देखिए प्रशांत, कांग्रेस पार्टी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्ति का बंटवारा बहुत स्पष्ट है, साफ है। आपने देखा कि जब प्रियंका गांधी से पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुकाबला क्या करने के लिए आप तैयार हैं, तो उन्होंने कहा वो तो कर रहे हैं राहुल गांधी। राष्ट्रीय अध्यक्ष है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी महासचिव हैं, और आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को एक सीमित भूमिका में रखने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश का प्रभार पूर्वी उत्तर प्रदेश का है और इसलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश की बात की। राष्ट्रीय स्तर पे वो अध्यक्ष के लिए छोड़ देना चाहती है, राहुल गांधी के लिए छोड़ देना चाहती हैं, और शायद यही वजह थी कि उनको परफेक्ट टाइम पर लाया गया, क्योंकि अगर 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने नतीजे नहीं दिए होते और तब प्रियंका गांधी आ गई होती, तो आज शायद दोनों के मुकाबले की बात होती। यानी जो विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है, कांग्रेस का विपक्ष यानी कि बीजेपी, कि क्या राहुल फेल है, इसी वजह से अब प्रियंका को लाया गया है, उसका जवाब भी यहां प्रियंका गांधी वाड्रा ने देने की कोशिश की। लेकिन तैयारी यहां विपक्ष की, और संसद भवन परिसर में ही गांधी प्रतिमा के सामने टीएमसी ने विरोध प्रदर्शन। लोकसभा का आखिरी दिन और विपक्ष जो है मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद एक तरफ लोकतंत्र बचाव और दूसरे तमाम मसलों पर मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन को कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस के तमाम सांसदों ने भी ज्वाइन किया। आप देख सकते हैं गांधी मूर्ति के सामने कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन, और टीएमसी का भी विरोध प्रदर्शन संसद भवन परिसर में ही गांधी प्रतिमा के सामने। जिस तरह से कार्रवाई लगातार आगे बढ़ी है सीबीआई की, टीएमसी भी लगातार अब अपना विरोध जताने की कोशिश में। लेकिन हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विक्रांत, संसद भवन परिसर में टीएमसी अपने तरीके से घेरने की कोशिश कर रही है, किन मुद्दों को लेकर वो यहां पर विरोध दर्शा रही है?
देखिए, अब तो सबसे बड़ा जो मुद्दा विपक्ष का बना हुआ है वो राफेल का मुद्दा है, और उसके साथ बाकी मुद्दे, चाहे सीबीआई के जिस तरीके से कार्रवाई रही, बाकी सब मुद्दे अपने अपने स्तर पर, राज्य स्तर पर बने हुए हैं। लेकिन राफेल एक ऐसा मुद्दा है जिसने विपक्ष को एकजुट कर दिया, और विपक्ष एकजुट होकर सरकार पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि इस राफेल के मुद्दे के जरिए वो प्रधानमंत्री पर हमला कर सकेंगे। लेकिन बीजेपी का साफ ये कहना है कि कांग्रेस के नेतृत्व या साथ में जितने भी विपक्षी दल हैं वो अपने अपने इंटरेस्ट, अपने अपने हितों के लिए एकजुट हुए हैं, और इनमें कोई साझी रणनीति या कोई ऐसा साझा दृष्टिकोण नहीं है जिसको लेकर के वो सरकार पर हमला कर सकें। लेकिन आज चूंकि आखिरी दिन है, अब संसद की कार्रवाई शुरू होने वाली है, लेकिन संसद में भी किसी तरह की कार्रवाई होने देगा विपक्ष ये नहीं दिखाई देता, क्योंकि कल भी विपक्ष ने पूरा अपना हंगामा जारी रखा था। तो विपक्ष ये कोशिश कर रहा है कि वो आज संसद के जरिए और इसके बाद सड़क के जरिए, आज दोपहर से ही सड़क पर भी आंदोलन शुरू हो जाएगा, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो रैली आयोजित की है, लोकतंत्र बचाओ रैली, उसमें तमाम विपक्ष के नेता, ममता बनर्जी, चंद्रबाबू नायडू, शरद यादव, शरद पवार, ये सभी नेता वहां पर पहुंचेंगे और एक तरह से अब दबाव बनाने की कोशिश करेंगे सरकार पर, राफेल के मामले पर घेरने की कोशिश करेंगे। लेकिन सरकार का साफ ये कहना है कि अब चूंकि संसद की कार्रवाई शुरू हुई है और अब उनके नेता, उनके सांसद, उनके विधायक और खुद प्रधानमंत्री भी जब चुनावी मैदान में उतरेंगे तो विपक्ष का जो दुष्प्रचार है वो अपने आप साफ हो जाएगा। बिल्कुल, तो आज का दिन बहुत खास और बेहद दिलचस्प भी आज का दिन, क्योंकि विपक्ष लगातार राफेल के मसले पर घेरने की कोशिश कर रहा है मोदी सरकार को, खासतौर पर राहुल गांधी। ऐसे में उधर बीजेपी का पलटवार ये कि जिन्होंने दलाली ली है उन पर कार्रवाई हो रही है, और एक कार्रवाई और उसी कड़ी में पूछताछ जयपुर में भी चल रही है। यहां पर भवानी, आज जिस तरह से पूछताछ दूसरे दिन हो रही है रॉबर्ट वाड्रा से, अब तक क्या समझा जाए? क्या संतोषजनक जवाब रॉबर्ट वाड्रा की ओर से मिल रहे हैं, या ईडी को कुछ सबूत और ठोस मिल रहे हैं जिसके लिए वो ये पूछताछ कर रही है? देखिए प्रशांत, पहले बात तो ये है कि जो ईडी के सोर्स कह रहे हैं कि जो पूछताछ कल पूरी हुई थी उसमें वाड्रा जवाब सही नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 3 तरीके से, एक तो वो कह रहे हैं कि जब उनसे पूछा जाता है तो स्पेसिफिक डिटेल के बारे में वो कह रहे हैं कि ये मेरी जानकारी में नहीं है, कंपनी का ऑफिशियल जानते हैं या फिर चार्टेड जानते हैं। कई मामलों में वो टालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ईडी ने जो कल पूछताछ की, आज ईडी सख्ती बरतने वाली है और कुछ ऐसी डिटेल्स हैं ईडी के पास में जिनके बारे में वो ग्रिल करने की कोशिश में है आज इससे। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट। एक, जो फिनलीज का इशू है कि जिस कंपनी को इन्होंने 5.15 करोड़ में ज़मीन बेची थी, उसी फिनलीज के अंदर भूषण स्टील ने इन्वेस्टमेंट किया था। वो जो पैसे का ट्रांजैक्शन है उसमें उनके बारे में पूछा जा रहा है कि ये सब आपकी जानकारी में था, और जो पैसा उसके बारे में जो आपके पास में प्रॉफिट आया, वो प्रॉफिट की उस टाइम की प्रॉपर्टी गेन की सारी लिस्ट मांगी गई थी। आज हो सकता हो कि वो उसमें सारी चीज़ें दे। उन्होंने कहा था कि उनके पास में सारे हैं, हालांकि वो बीच बीच में जब कल बाहर आए थे वापस, उन्होंने फिर वकीलों से कंसल्ट किया था। दूसरी जो बीकानेर ज़मीन लैंड डील का मामला है, उसके अंदर जो अशोक कुमार है और जो जयप्रकाश मांगड़वा है, जिन 2 को पहले अरेस्ट किया था, पूछताछ की थी, उनसे जो डिटेल मिलती थी उसके आधार पर पूछताछ काफ़ी अहम है, जिसमें जो फ्रॉड हुआ है, बार बार ईडी उसी पे फोकस कर रही है कि क्या आपको इस फ्रॉड की जानकारी थी नहीं थी, कि आपको सरकारी ज़मीन बेची गई थी। दूसरा ये है कि अशोक कुमार से किस तरीके का संबंध है, और जो पैसा पहले दिया गया था ज़मीन खरीदने से पहले, वो क्यों दिया गया। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट आज की पूछताछ में महेश नागर है। महेश नागर बड़ा किरदार है इस पूरे मामले के अंदर, जिस पे ईडी का पूरा फोकस है और उसी के इर्द गिर्द पूछताछ हो रही है। और देखना ये है कि अब जिस बात के लिए ईडी ये पूछताछ कर रही है, क्या ठोस सबूत वो जुटा पाती है, या फिर विपक्ष इसमें कामयाब होता है कि परेशान करने के लिए इस तरह से पूछताछ की जा रही है। आप सबका शुक्रिया, बहुत बहुत अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे अरुण, भवानी और विक्रांत। लेकिन उधर